प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास बीएससी सेकेंड ईयर सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। विद्यार्थियों, इससे पहले बॉटनी से संबंधित जो आर्थिक वनस्पति विज्ञान से लिए गए टॉपिक्स थे कि कुछ एक वीडियोज़ गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम पेपर को चेंज करते हैं। पहले हम सेकंड पेपर आर्थिक वनस्पति विज्ञान से कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म नामक पेपर के टैक्सोनॉमी के, जिसका नाम है फैमिली उरुटेसी। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फैमिली उरुटेसी के बारे में हमें पढ़ना है। ये सेमी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर इसका वर्णन करने से संबंधित प्रश्न आता है कि रुटेसी फैमिली के पुष्पीय लक्षणों को सविस्तार समझाइए। उसके कायिक लक्षणों से संबंधित प्रश्न बहुत ही कम आता है। अथवा रुटेसी फैमिली के पुष्प चित्र और पुष्प सूत्र लिखिए, एक बड़ा सा प्रश्न बनता है। तो हम उन छोटे छोटे प्रश्नों के को मद्देनजर रखते हुए आज इस टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम आज ये पढ़ेंगे कि इस फैमिली की वर्गीकृत स्थिति क्या है, विश्व में कुल कितने प्रकार के जीनस इस फैमिली के अंतर्गत सम्मिलित है, कुल कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, इस फैमिली के पादपों के कायिक लक्षण क्या होते हैं, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में देखेंगे और इसके बाद में फ्लावर कैरेक्टर के बारे में देखा जाएगा, पुष्पीय संरचना जिसके अंदर पुष्प, क्रम, दल, बाह्यदल इत्यादि के बारे में, और सबसे अंत में कि इसमें पुष्प चित्र कैसा बनता है, पुष्प सूत्र क्या होता है। और एक बात जो इस रुटेसी फैमिली से संबंधित पढ़ेंगे वो है इस कुल के अंतर्गत आने वाले पादपों का आर्थिक महत्व क्या होता है। तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान का भी छोटा सा टॉपिक हो जाएगा और टैक्सोनॉमी का भी टॉपिक हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि इस फैमिली को नींबू कुल अथवा सिट्रस फैमिली के नाम से जाना जाता है। इस फैमिली की सिस्टमेटिक पोजीशन देखी जाए तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी है, सब डिवीजन डाइकोटिलिडनी है, क्लास पॉलीपेटली है, सीरीज डिस्किफ्लोरी है, ऑर्डर जिरेनिलीज है और फैमिली उरुटेसी। ये टैक्सॉन इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। एंजियोस्पर्मी के अंदर ऐसे पादपों को रखा जाता है जिसमें बीजों का निर्माण होता है, बीज आवरण युक्त होता है। डाइकोटिलिडनी में उन एंजियोस्पर्म को रखा जाता है जिसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। पॉलीपेटली में ऐसे डाइकोटिलिडन्स होते हैं जिसके दल बाह्यदल पृथक होते हैं। डिस्किफ्लोरी के अंदर ऐसी पॉलीपेटली कि पहला प्लांट जिसमें पुष्पासन डिस्क लाइक होता है, एंड जीरेनियल और उरुटेसी की मुख्य विशेषता ये होती है कि इसके पर्ण और फल बाह्य आवरण में या पर्ण की सतह पर तेल ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसके कारण इसकी विशेष सुगंध पाई जाती है। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद में ये कहाँ पे पाया जाता है, इसका वितरण का है। तो मुख्य रूप से वार्म या शुष्क समशीतोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत इस कुल के पादप सबसे अधिक मिलते हैं। पूरे विश्व में इसके लगभग 150 वंश और भारत के अंदर 23 वंश के पादप मिलते हैं। जातियाँ पूरे विश्व में 1350 और भारत में कुल 85 स्पीसीज रिपोर्ट की जा चुकी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुल को पढ़ने के लिए उस पादपों के दो लक्षणों को हम पहले पढ़ते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होते हैं और फ्लावर कैरेक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है। सामान्य रूप से जब इसकी स्वभाव की बात करें या इसकी प्रकृति की बात करें तो इस कुल के अंदर पाए जाने वाले प्लांट है वो वृक्ष अथवा झाड़ी स्वभाव के होते हैं, जैसे नींबू है। लेकिन कभी कभी रारे कंडीशन में शाक या हर्ब मिलता है, जैसे बोनिन गोसिनिया एक हर्ब कैटेगरी का प्लांट है। इसके अंदर पाई जाने वाली रूट
100% ब्रांच्ड टैप रूट है, मूसला मूल के रूप में पाई जाती है। तो मूल दो ही प्रकार की होती है, या तो होती है अपरिस्थानिक मूल अथवा होती है मूसला मूल। मोनोकोटिलिडनी है तो उसमें सामान्यतः अपरिस्थानिक मूल पाई जाती है, जबकि डाइकोटिलिडनी है तो उसके अंदर मूसला मूल पाई जाती है। बात करते हैं इस कुल के पादपों के स्टेम की। तो स्टेम सामान्य तौर पर काष्ठीय अथवा आरोही होता है। आरोही जो किसी चारे की सहायता से या परतानी जैसी संरचना के द्वारा वो दूसरे प्लांट के ऊपर या किसी चारे की सहायता से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है, अथवा कभी कभी शाकीय हो सकता है, जैसा एग्जाम्पल पहले दिया जा चुका है। सीट्रस में स्तंभ के आधारीय भाग पर शूल पाए जाते हैं। स्तंभ पर जहाँ से अक्षीय कक्षीय कलिका निकलती है, इस कलिका या अक्षीय ब्रांच के आधार पर पर्ण है वो कंटक में रूपांतरित हो जाती है, तो कंटक पाए जाते हैं। पूरे स्तंभ पर छोटे छोटे शूल संरचना पाई जाती है। स्तंभ के बाद में इसमें पर्ण की विशेषता क्या होती है, तो सामान्य तौर पर सरल अथवा संयुक्त पर्ण है। यदि वो संयुक्त पर्ण है तो वो हस्ताकार प्रकार की पर्ण पाई जाती है। हस्ताकार प्रकार के पर्ण के फिर प्रकार है, जैसे यूनिफोलिएट है, बाइफोलिएट है, ट्राइफोलिएट है, टेट्राफोलिएट है, मल्टीफोलिएट है। तो इसमें सीट्रस का एग्जाम्पल है जिसके अंतर्गत हस्ताकार पर्ण पाई जाती है, लेकिन वो एकल पर्ण की होती है। उसके अंतर्गत उसके आधारीय भाग पर एक पर्णनुमा संरचना और पाई जाती है, जो कि इसके पर्ण बंध के साथ में लगभग जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार की पर्ण को पार्मेटिव यूनिफोलिएट कहते हैं। संयुक्त पर्ण और सरल पर्ण होने पर इसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। पर्ण के आधारीय भाग पर छोटी सी संरचना पाई जाती है, उसको अनुपर्ण कहते हैं। अनुपर्ण प्रेजेंट है तो अनूनपर्णीय कहलाएगी। पर्ण में तेल ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसके कारण विशेष सुगंध आती है। और तेल ग्रंथियाँ पाए जाना इस रूटेसी फैमिली की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट करैक्टर होती है। साइट्रस में एक्सिलरी फ्रूट के आधार पर एक या दो पर्ण किस में परिवर्तित हो जाती है, कंटक में। इसके कारण उस शाखा पर जहाँ से एक्सिलरी शूट निकली हुई होती है उसके आधार पर शूल उपस्थित होती हैं। रूटेसी फैमिली के प्लांट फ्लावर कैरेक्टर, इससे पहले हमने पढ़ा था वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं रूटेसी फैमिली के फ्लावर कैरेक्टर की। सबसे पहला पार्ट है वो है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिलरी प्रकार का या टर्मिनल प्रकार का होता है, लेकिन कैसा होगा, साइम प्रकार का। साइम का मतलब ससीमाक्षी, लेकिन फेरोनिया के अंतर्गत असीमाक्षी रेसिमोस पाया जाता है। साइट्रस में सॉलिटरी एक्सिलरी प्रकार का पाया जाता है। पुष्पक्रम के बारे में बात करते हैं फ्लावर की। रूटेसी फैमिली का फ्लावर होता है वो सवृंत होता है, जिसमें सहपत्री और सहपत्रिकाएँ पाई जाती है। पुष्प सामान्यतः उभयलिंगी प्रकार का होता है, लेकिन ज़ैंथोजाइलम में वो एक लिंगी। नर पुष्प अलग होता है, मादा पुष्प स्त्री केसरी और पुंकेसरी पुष्प अलग अलग होते हैं। सामान्य तौर पर वो त्रिज्यीय समित होता है, अर्थात उसको किसी भी एंगल से, किसी भी व्यास से, किसी भी अरीय समित से काटा जाए तो वो दो समान भागों में प्राप्त होता है। लेकिन डिक्टेमनस में एक व्यास समित पाया जाता है। सामान्यतः पुष्प है पंचतई, अर्थात दल, बाह्यदल, पुंकेसर 5 या 5 के गुणज में पाए जाते हैं। लेकिन रूटा के अंदर पार्श्वीय चतुष्टयी प्रकार के पुष्प उपस्थित होते हैं। पुष्प अधो जाएंगी और पुंकेसर तथा अंडाशय के मध्य, किसमें, पुंकेसर तथा अंडाशय के मध्य पालीवत मकरंद डिस्क उपस्थित होती है। और ये मकरंद डिस्क मकरंद का स्त्रावण करती है, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने में सहायक है। फलस्वरूप ये परागण क्रिया को प्रेरित करने वाली संरचना है। कई पुष्प ऐसे होते हैं जिसके अंडाशय के आधारीय भाग पर डिस्कवर्त मकरंद ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ है वो पालीवत या पालित मकरंद डिस्क उपस्थित होती है। पुष्पीय संरचना के बाद में पुष्प का सबसे बाह्य चक्र, जिसको हम बाह्यदल पुंज कहते हैं, बाह्यदल पुंज का एक भाग होता है वो बाह्यदल कहलाता है। बाह्यदल सामान्य तौर पर 5 होते हैं, लेकिन कभी कभी वो 4 या 3 की संख्या पाए जाते हैं।
सामान्यतः पृथक बाह्यदली जैसे रूटा के अंतर्गत अथवा साइट्रस में संयुक्त बाह्यदलीय अवस्था पाई जाती है। तो बाह्यदल दोनों ही प्रकार की कैटेगरी के पाए जाएंगे, पृथक बाह्यदली और संयुक्त बाह्यदली प्रकार का। इसके अंदर विन्यास कैसा है, तो या तो कोरसादी या फिर कोरस्पर्शी। कोरस्पर्शी वो होता है जिसमें दल के किनारे आपस में स्पर्श करते हो। कोरसादी वो होते हैं जिसमें एक दल का किनारा दूसरे दल के किनारे द्वारा ढका हुआ होता है। ज़ैंथोजाइलम ऐसा प्लांट है जिसमें बाह्यदल पुंज नहीं पाए जाते, अर्थात उसमें जीरो। जब बाह्यदल नहीं पाए जाते तो ऐसे पुष्प होते हैं वो अपूर्ण पुष्प की कैटेगरी में आ जाते हैं। सेकंड जो चक्र है वो कहलाता है कोरोला या दलपुंज, जिसके एक भाग को दल कहते हैं। ये भी 5 या 4 की संख्या में होते हैं। अधिकांश रूटेसी फैमिली के पादपों पुष्प है वो पृथक दली होते हैं, लेकिन कोरियन नामक पादप के पुष्प होते हैं वो संयुक्त दली होते हैं। कोरोला के अंदर विन्यास होता है वो कोरसादी प्रकार का पाया जाएगा, जबकि बाह्य दलपुंज के अंदर कोरसादी भी था और कोरस्पर्शी प्रकार का। बात करते हैं तीसरे साइकिल की, जो आवश्यक चक्र का भाग है, इसको पुंमुंग कहते हैं। पुंकेसर के समूह को पुंमुंग कहेंगे, अर्थात नर जनन संरचना है वो क्या है, पुंकेसर। और हमें ये पता है कि पुंकेसर 3 भागों में विभक्त होता है, पोतंतो, योजी और परागकोश। इस कुल के पुष्प में पुंकेसर दल से सामान्यतः दुगने पाए जाते हैं, या कभी कभी असंख्य भी पाए जा सकते हैं। साइट्रस में जैसे असंख्य होते हैं, जब असंख्य कंडीशन है तो वो बहुसंख्य कंडीशन साइट्रस में दर्शाता है, अर्थात ऐसे पुंकेसर के या बहुत सारे पुंकेसर के पूतन तो आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन परागकोश मुक्त हो जाता है। इस संरचना को संघी कहते हैं। जब ऐसे बहुत सारे समूह बन जाते हैं तो उसको नाम देते हैं बहुसंघी। यदि वो एक बनाया तो उसको नाम देते हैं एक संघी। और एक संघी का एग्जाम्पल कौन सा है, मालवेसी कुल, जिसमें सभी पूतंतु आपस में जुड़ करके एक समूह का निर्माण करता है, जो पुंकेसरी नाल के नाम से जानी जाती है, लेकिन परागकोश मुक्त होते हैं। असंख्य पुष्प पुंकेसर होने के स्थिति में वो दलाभिमुख अथवा आंतरिक चक्र हैं वो दल के सामने स्थित होता है, और द्विवर्त 2 चक्र में सामान्यतः उपस्थित होते हैं। लेकिन यूओडिया में केवल एक चक्र ही पाया जाता है, पुंकेसर एक चक्र में पाया जाता है, और सभी पुंकेसर होता है वो दलाभिमुखी होते हैं। परागकोश है वो द्विकोष्ठकी, आधारलग्न, अंतर्मुखी, और स्फुटन होगा वो लंबवत। लंबवत स्फुटन का मतलब ये परागकोश यहाँ से झिल्ली नुमा संरचना बनेगी, जिसके ऊपर बने हुए कपाट से परागकण बाहर निकलते हैं। बात करते हैं पुष्प की मादा जनन संरचना, जिसको स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के समूह को जायांग के नाम से जाना जाता है, या अंडपों के समूह को जायांग कहते हैं। अंडप है वो 2 से लगाकर 5, लेकिन सभी अंडप आपस में जुड़े हुए अथवा संयुक्त अंडपी। और रूटेसी फैमिली का अंडाशय होता है वो उच्चवर्ती होता है, इसमें स्तंभीय बीजांड पाया जाता है, अर्थात सभी अंडप संयुक्त अवस्था में है, जिसके मध्य भाग में उभयनिष्ठ अक्षीय संरचना का निर्माण होता है। उस अक्ष के चारों तरफ बीजांड विन्यासी होता है, स्तंभीय बीजांड कहलाता है। वर्तिकाग्र होता है वो सरल प्रकार का पाया जाएगा। फ्लोरल करेक्टर का सबसे अंतिम भाग होता है वो है इसका फल कैसा है। तो इसमें रूटा प्लांट है, उसका फल कैप्सूल कहलाता है। सिकिमिया का है ड्रूप कहलाता है। साइट्रस का है स्प्रेडियम कहलाता है। और टेलिया नामक प्लांट में समारा नामक का फल होता है। ये फल के प्रकार जिसमें हमने अलग से इसको डिस्कस किया था। सबसे ज़्यादा सामान्य नाम आता है कि रूटेसी फैमिली कौन से प्रकार का होता है, तो वो होता है हेस्पेडियम प्रकार का। इस प्रकार का फल आपको पता ही है, संतरा में पाया जाता है। नींबू का भाग है, सिट्रस वंश का है। तो इसमें होगा क्या कि बाह्य फल भित्ति चरमील प्रकृति की लेदर समान हो जाती है। आंतरिक फल भित्ति होती है पतली झिल्लीनुमा होती है। मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति वो छोटे छोटे समूह के रूप में थैलियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उन्हीं थैलियों या पाउच के अंतर्गत रस भरा होता है जो कार्बनिक एसिड युक्त होता है। ऐसे फल को क्या नाम देते हैं, हेस्पेडियम। ये सभी फल हैं वो अस्फुटनशील और सरस फल की कैटेगरी के होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था पुष्पीय संरचना के लक्षण। एग्जाम्स के अंदर पूछा भी ये जाता है कि फैमिली रूटेसी की पुष्पीय संरचना या पुष्पक्रम की संरचना का वर्णन कीजिए। तो हमें इन्फ्लोरेसेंस से प्रारंभ करना होता है और जायांग तक या फल तक लिखना होता है। इसके साथ में इसके फ्लावर डायग्राम और फ्लावर फॉर्मूला लिखना होता है। रूटेसी फैमिली के जो बीज होते हैं वो भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी दोनों कैटेगरी के हैं।
जैसे ज़ैंथोजाइलम के अंतर्गत भ्रूणपोषी प्रकार का पाया जाता है, सीट्रस के अंदर अभ्रूणपोषी। किसको कहते हैं अभ्रूणपोषी बीज और भ्रूणपोषी बीज? भ्रूण निर्माण के पश्चात भी यदि भूज्य पदार्थ बीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उसको नाम देते हैं भ्रूणपोषी। और यदि संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग परिवर्तित होने वाले भ्रूण द्वारा कर लिया जाता है तो उसको नाम देते हैं अभ्रूणपोषी। अगला जो टॉपिक हमारा है फ्लोरल फॉर्मूला। तो विद्यार्थियों रूटेसी फैमिली के अंतर्गत किसी प्रारूपिक पौधे का फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, एक या दो का लिखते हैं, जैसे मुरैया का लिख सकते हैं अपन या सीट्रस का लिखते हैं, तो प्रारूपिक हो गया। तो ये सीट्रस का फ्लावर फॉर्मूला है। पहले जो दो वर्ड हैं वो सहपत्र को इंगित करता है, वो सहपत्रिका को। ये सिंबल है वो त्रिज्या सममिति को। ये उभयलिंगी होता है, ये उभयलिंगी संरचना के 4 या 5 बायदल पुंज है वो, बायदल है वो 5 या 4, दोनों ही अवस्था में ये सीट्रस के अंदर संयुक्त दलीय अवस्था में संयुक्त बायदलीय अवस्था में पाया जाता है। सी है वो 5 या 4 पृथकादली। एंडोसियम पुंकेसर है वो अनंत है, जायांग भी है अनंत है, संयुक्त अंडपीय है। ये 5 अंडक से ज़्यादा तो बहुअंडपीय संरचना और संयुक्त अंडपीय संरचना हो गया। तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या हुआ? BRL त्रिज्या समित उभयलिंगी के 5 या 4 संयुक्ता, C5 या 4 पृथका, एंडोसियम पुंकेसर असंख्य पृथक पुंकेसरी, जी या जायांग बहुअंडपीय संयुक्त अंडपीय। तो ये हो गया इसका साइट्रस का फ्लावर फॉर्मूला। अब है इसका टॉपिक लास्ट, जो फ्लोरल फैमिली रूटेसी के सामान्य कायिक लक्षण तथा पुष्पीय लक्षण के बाद में इसके बीज किस प्रकृति के होते हैं। तो बीज दो प्रकार के होते हैं, या तो ऐसे बीज जिसमें भ्रूण परिवर्तन के दौरान संपूर्ण भ्रूणकोश का उपयोग कर लिया जाता है तो उसको नाम देते हैं अभ्रूणपोषी। यदि भ्रूण परिवर्तन के पश्चात भी भ्रूणपोष पादप बीज में पाया जाता है तो उसको नाम देता है भ्रूणपोषी। रूटेसी फैमिली के अंतर्गत ज़ैंथोजाइलम पादप के बीज भ्रूणपोषी होते हैं, जबकि सीट्रस के अभ्रूणपोषी। पुष्पीय लक्षण के बाद में अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम। रूटेसी फैमिली पढ़ रहे हैं तो इसका एक प्रारूपिक पौधे का पुष्प सूत्र लिखते हैं। तो ये लिखा हुआ है साइट्रस में पुष्प सहपत्री का ये त्रिज्या समित उभयलिंगी बायदल 5 या 4 संयुक्त अवस्था में, दल 5 या 4 पृथका अवस्था में, पृथका दली, एंडोसियम अनंत पुंकेसर होते हैं, पृथक या बहुसंगी, और जायांग बहुअंडपीय संयुक्त। तो ये जो प्रतीकों के रूप में लिखा हुआ संरचना है पुष्पीय। अब आता है पुष्प चित्र कैसा होता है। तो जब किसी संकेतों के रूप में चित्रों के माध्यम से पुष्पीय संरचना को निरूपित किया जाता है तो उसको नाम होता है फ्लोरल डायग्राम। सबसे बाह्य भाग है वो किसका है? बायदल का या बायदल पुंज, दल पुंज, पुंकेसर और जायांग। जाएंगे बहुअंडपीय ऐसे भी जाएंगे, पुंकेसर होते हैं उनको समूह का निर्माण करता है, बहुसंगी बहुसंगी अवस्था में पाया जाता है, और असंख्य पुंकेसर होता है। तीसरा जो भाग होता है इसका बाद के वो है दल पुंज का, जिसमें एक किनारे जो है किनारे बाद जो है कोर्सादी विन्यास, किनारे एक दूसरे को मिलते नहीं, जुड़े हुए नहीं, अर्थात पृथक। दल बायदल पुंज के अंतर्गत बायदल के किनारे बार जुड़े हुए हैं तो संयुक्ता बायदली और संख्या 5 है, तथा एक का किनारा दूसरे किनारे पर स्पर्श करा तो कोरिस्पोस और संयुक्ता बायदली। पुष्प आवरण या सवरण होता है, इसको मात्राक्ष के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि रूटेसी फैमिली के सभी फ्लावर सवरण होते हैं तो इसको मात्राक्ष मदर एक्सिस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें पाई जाने वाली सहपत्र सहपत्रिकाओं को इस बायदल के बाद एकल संरचना के रूप में निरूपित किया गया।
विद्यार्थियों ये था फ्लोर फॉर्मूला फ्लोर डायग्राम। प्रश्न बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जाता था, उसमें पुष्पीय संरचना को पूछा जाता तो पूरा लिखना होता है पुष्प क्रम से लगा करके फ्लावर डायग्राम। और कभी कभी केवल इसके फ्लावर फॉर्मूला या फ्लावर डायग्राम को ही पूछा जाता है, उसके संदर्भ में स्पष्ट रूप से हमें बनाना होता है। फैमिली न्यूट्रिशन का अंतिम टॉपिक के रूप में इसका आर्थिक महत्व। विद्यार्थियों, इस फैमिली प्लांट शुभाकारी प्लांट, तेल उत्पादक प्लांट, फूड के रूप में, मसाला के रूप में या कास्ट के रूप में, जैसे मुरैया, पेनिकुलिटा, जाबिटा, रेमिडेंस, जो ऐसे प्लांट के एग्जाम्पल है जिसको हम गार्डनिंग में ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में उगाते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल बहुत सारे प्लांट हैं, किसी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और उल्टा कहते हैं इसको रूप के नाम से जानते हैं, जब मुरैया पेनिकुलिटा को जसवंती नाम प्लांट के नाम से जानते हैं। तेल उत्पादक रूप में फेगोरा बटरगा के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। साइट्रस और मुरैया के शाल, कण या फल भित्ति से वास्तुशिल्प तेल का निष्कर्षण किया जाता है। फ्रूट के रूप में जैसे सिट्रस मेडिका, जो नींबू का नाम है, सिट्रस रेटिकुलेटा संतरा और सिट्रस साइनेंसिस मौसमी इत्यादि को फल के रूप में खाते हैं, तो फल के रूप में भी काम आता है। इन फलों में सिट्रिक एसिड की मात्रा सबसे अधिक होती है। मसाला के रूप में पादप के कण, शाल या जड़ के भाग को मसाला के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मीठा नीम, मुरैया कीनी गई मीठा नीम, इसके पत्र को, शुष्क पत्र, पर्ण अथवा पर्ण को मसाला के रूप में सब्जी में काम लिया जाता है। जेंथ्रोडाइलम एमेरेंटम, जिसको तेज पात कहते हैं, इसके पर्ण भी उदर शूल के निवारण में लाया जाता है। इसके अलावा जेंथ्रोडाइलम कुछ स्पीशीज की लकड़ी को सड़िया बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार से आर्थिक महत्व के साथ ही फैमिली न्यूट्रिशन के सामान्य लक्षण का ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले लेक्चर के अंतर्गत हम फैमिली लीनिएजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में कुछ फैमिली के पुष्पीय लक्षणों का कंपेरिजन करेंगे। तो एक साथ जैसे एस्केपिनेसी, एपोसाइनेसी, इनके पुष्पीय लक्षणों में समानता क्या, असमानता क्या, इसके बारे में कंपेरिजन के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।